उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसका शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी पूरी एक सीरीज में चला रहा हूं ताकि भविष्य में जब भी शिक्षक भर्ती आए तो उसमें आप सभी इन सभी समस्याओं का शिकार ना हो जाए। पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जिस प्रकार से गलतियों को ट्रीट किया गया था शासन के द्वारा काउंसलिंग के दौरान, उन सब के डेडिकेटेड वीडियोज़ को मैंने एक प्लेलिस्ट में मेंशन कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को देख लीजिए आवेदन करने से पहले शिक्षक भर्ती में जब भी भविष्य में आएगा, ताकि आप इन सभी समस्याओं में ना फंस जाएं। इसी के क्रम में आज एक नई समस्या पर बात करेंगे, बने रहिएगा अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं जरूर देना चाहूँगा कि जब भी इस रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ कि भर्ती में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अगर डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि हमारे नेम में या फिर हमारे पिताजी के नाम या फिर माताजी के नाम में कुछ गड़बड़ी है या फिर डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, तो क्या हमें संशोधन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, मैं सिर्फ आपको सूचना दे सकता हूं कि पिछली भर्तियों में किस प्रकार से अभ्यर्थियों को ट्रीट किया गया था, गलतियों की वजह से कैसे बाहर कर दिया गया था या फिर क्या रणनीति अपनाई गई थी शासन के द्वारा इन सभी गलतियों से निपटने के क्रम में। अब वो अभ्यर्थियों का उदाहरण आपके पास है कि किन समस्या से वो सभी अभ्यर्थी गुजरे थे जिनके डॉक्यूमेंट में गलती थी। तो अब आपके मन में ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि क्या हमें संशोधन कराना है या नहीं। जिस प्रकार से उनको ट्रीट किया गया, मैं सभी चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पर और प्रमाण के साथ प्रस्तुत करते जा रहा हूं लगातार वीडियो दर वीडियो में। तो आप उस सभी समस्याओं को पहले से सुधार लें ताकि भविष्य में जब आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बार बार यही प्रश्न आते हैं कि क्या हमें डॉक्यूमेंट में सुधार करवाना चाहिए। बिल्कुल करवाना चाहिए। अगर आप भविष्य में साफ सुथरे तरीके से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, किसी समस्या में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो कोई भी गलती है अगर आपके डॉक्यूमेंट में, तो निश्चित तौर पर आपको डॉक्यूमेंट में करेक्शन कराने की आवश्यकता है। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी गलतियों के संदर्भ में अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था 69,000 में, तो उन सबका डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप सभी वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। अभ्यर्थियों का एक और जनरल कमेंट के माध्यम से प्रश्न आता है कि जैसे डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज कराने पर अभ्यर्थी का जो मार्कशीट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, इसमें कुछ चेंजेज हो जाते हैं, तो क्या उससे भविष्य में प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आपके पास जो पुराना सर्टिफिकेट था, मार्कशीट था, अगर उसमें आपने कुछ संशोधन कराया तो निश्चित तौर पर मार्कशीट नंबर में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। ये अलग अलग बोर्ड की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है जिसके अंतर्गत वो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर आपका कुछ चेंज हो गया है और यूपी टेट में आपने उससे आवेदन किया था या फिर सुपर टेट में आवेदन कर दिया, उसके बाद करेक्शन कराया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पुराना मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट तो होगा ना, जिसमें आपका वो पुराना वाला मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नंबर होगा। तो आपके पास तो प्रूफ है ही ना कि आपने संशोधन कराया था। इस वजह से ये बोर्ड की वजह से आपका जो मार्कशीट नंबर या था या फिर सर्टिफिकेट नंबर था वो चेंज हुआ है। तो ये सभी चीज़ें कंसिडरेबल होती हैं कि आपने संशोधन कराया था, इस वजह से चेंज हो गया है और आपके पास पुराना भी रिकॉर्ड होता है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने संशोधन कराया है और कुछ चीज़ें बदल गई हैं तो आप काउंसलिंग के दौरान वो सभी प्रूफ देंगे कि आपका पहले ये चीज़ें थी जिसको करेक्ट आपने कराया और उसके बाद से ये चीज़ें बदल गई। तो वो सभी चीज़ें कंसिडरेबल होती हैं और वहाँ पर जो भी अधिकारी बैठे रहेंगे वो इन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड होती है कि आप डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज कराते हैं, कुछ करेक्शन कराते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें बदल जाती हैं पुराने डॉक्यूमेंट से। तो इसको लेकर के आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर अगर आपकी कोई गलती है तो आप आंख बंद करके संशोधन जरूर कराइए। अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में। अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्रम में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने एक ही वर्ष में 2 कोर्स की डिग्री के लिए इनरोलमेंट यानी एडमिशन ले रखा है और एक ही समय में आप 2 कोर्सेज को कर रहे थे, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप इसके संदर्भ में पॉइंट नंबर 12 देख पा रहे होंगे। एक वर्ष में 2 डिग्री होने के कारण उपयुक्त प्रकार के विसंगति के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के प्रकरणों में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करके केस टू केस बेसिस पर परीक्षण कर निर्णय लिया जाए। यानी कि इस शासनादेश में भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि अगर आपने एक वर्ष में ही 2 डिग्री ले लिया है तो आपको किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। ये पर्टिकुलर कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगा कि आखिर आपने जो 2 कोर्स किया था एक ही वर्ष में वो कौन कौन से थे।
अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड में एडमिशन मिलता है, लेकिन अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट के बाद ही ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाता है। तो कोई ऐसा कोर्स तो आपने एक ही वर्ष में नहीं कर लिया जो कि आपके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी पात्रता में मेंशन है। अगर इस प्रकार का कोई केस होगा तो उस कंडीशन में आपका शिक्षक भर्ती का पूरा अभ्यर्थन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर केस टू केस परीक्षण करने का मतलब यह है कि हो सकता है कि कोई एक ऐसा अभ्यर्थी हो जिन्होंने एक ही वर्ष में 2 सर्टिफिकेट लिया हो, लेकिन उनका जो दोनों का सर्टिफिकेट था वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी पात्रता से भिन्न हो, तो उस कंडीशन में कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पर केस टू केस परीक्षण करने की बात की गई है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि 2 कोर्सेज में एक ही साथ एडमिशन लेते हैं, एक प्राइवेट और एक रेगुलर। तो उन सभी अभ्यर्थी के सामने भी ये समस्या रहेगी कि अगर वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित है तो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड किया हुआ है यानी कि दूसरे राज्य से संबंधित अभ्यर्थी हैं, तो क्या वह उत्तर प्रदेश के सुपर टेट परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं? देखिए, अगर बात करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तो उसमें यह मेंशन होता है कि आपको मिनिमम उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष रहने का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा आवेदन की अंतिम तिथि से पहले। तो अगर आप यूपी का डोमिसाइल रखते हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं होगी, आपका सर्टिफिकेट कहीं का भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप यूपी का डोमिसाइल प्रेजेंट नहीं करते हैं तो समस्या हो सकती है। लेकिन पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी माननीय कोर्ट चले गए, जहां पर माननीय कोर्ट ने उन दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आदेश दिया था और साथ ही साथ राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि इनके लिए नियुक्ति पत्र भी निर्गत किया जाए। तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को भी यहां पर नियुक्ति दे दी गई थी। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य से संबंधित थे और जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड में एडमिशन लिया था, तो उनके द्वारा भी माननीय कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि जो डीएलएड में एडमिशन लेने का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है। आप अधिकतर राज्य में देखेंगे जैसे कि उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, तो ये सभी इंटरमीडिएट के बाद ही डीएलएड में एडमिशन देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद से डीएलएड में एडमिशन मिलता है। तो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार वो सभी अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से पात्र थे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के संदर्भ में। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के सुपर टेट की बात की जाए तो जब यहाँ पर फाइनल मेरिट बनाई जाती है तो ग्रेजुएशन के परसेंटेज का भी 10% अंक फाइनल मेरिट में जोड़ा जाता है। तो इस वजह से वो सभी अभ्यर्थियों को समस्या हो रही थी कि आखिर उन्होंने चलिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डीएलएड को पास तो कर लिया है, उनके पास है वो डिग्री, लेकिन अब वो 10% ग्रेजुएशन का अंक कहाँ से लाएंगे? तो इस वजह से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीएलएड तो किया हुआ है इंटरमीडिएट के बेस पर, लेकिन बाद में भी अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था तो माननीय कोर्ट ने उनको पात्र माना था, क्योंकि उनके पास 10% अंक ग्रेजुएशन का जोड़ने के लिए है और फाइनल मेरिट में चयन करने के लिए उनके पास भरपूर वो पात्रता है जो कि उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीएलएड इंटरमीडिएट के बेस पर किया है लेकिन बाद में भी अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो भी वह उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार। हालांकि इन सभी चीज़ों को प्रदेश की वर्तमान सरकार या फिर जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा पीएनपी के द्वारा तो उसमें ये सभी चीज़ें मेंशन नहीं होती हैं। आपको अगर इस प्रकार का आपके साथ कोई केस है दूसरे राज्य से संबंधित या फिर डीएलएड इंटरमीडिएट के आधार पर आपने किया और शिक्षक भर्ती में आवेदन करते हैं और अगर आप पास हो जाते हैं तो नियुक्ति पत्र के समय आपको फिर से माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा कि अपने पिछले फैसले के आधार पर वो आपको शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार को आदेशित करे, तभी ये सभी चीज़ें संभव हो पाएंगी। क्योंकि नोटिफिकेशन में जो बातें लिखी रहती हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया उसी के अनुरूप कंप्लीट होती हैं और नोटिफिकेशन में इन सभी बातों का जिक्र नहीं होता है। इस वजह से दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को फिर से माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के क्रम में। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। साथ ही सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी आपके मन में समस्या है या फिर सीटेट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, अगर आप सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं उन सबके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।